इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आज का टॉपिक। कल हमने पोटेंशियल एनर्जी तक किए, पूरा कैलकुलेशन हमने देखे, उसकी कॉन्सेप्ट समझे। तो आज का टॉपिक यही है अपना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, देखो भाई, पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल, ये सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स या फिर कंजर्वेटिव फील्ड के लिए डिफाइंड है, बाकी के लिए डिफाइंड नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए या फिर कंजर्वेटिव फील्ड के लिए डिफाइंड है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स या फिर कंजर्वेटिव फील्ड के लिए ये पॉइंट डिफाइंड है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड के लिए, बाकी के लिए नहीं। तो थोड़ा ग्रेविटेशन से बताओ जरा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी हम लोगों ने पढ़ा था, याद है कि नहीं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल याद है किसी को? हाँ बताओ, क्या थी बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? एक फार्मूला बता दो जरा वो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही आना चाहिए। अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को देखोगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को अगर आप देख रहे हो, दैट इज Vg इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर यूनिट मास, बराबर है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैसे बोलोगे, बताओ जरा डिफाइन करके। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास है, तो फिर ये कैसे बनेगा यहाँ पे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, हाँ या ना? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। जैसे बेटा आपने ये लिखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए, बिल्कुल वैसे ही इसको भी लिखोगे। जो काम यहाँ पे मास का है वही काम यहाँ पे चार्ज का हो जाएगा। तो अब इसके कारण इसकी यूनिट क्या बनेगी? इसकी यूनिट आएगी जूल पर कूलम। वहां पे यूनिट होती जूल पर केजी, ये जूल पर कूलम, एंड जूल पर कूलम कलेक्टिवली इक्वल्स टू होता वोल्ट के। एंड वोल्ट के लिए आप सिंबल क्या यूज करते हो? कैपिटल V सिंबल यूज करते हो। और अगर आप इसका डायमेंशनल फार्मूला देखोगे तो डायमेंशनल फार्मूला किसके बराबर बन जाएगा? डायमेंशनल फार्मूला एनर्जी के लिए हो गया m1 L2 T-2 डिवाइडेड बाय चार्ज के लिए हो गया 80। So the dimensional formula is m1 L2 T-3 A-1। This is the dimensional formula of potential। ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट आगे आते हैं। एक्चुअल में पर यूनिट चार्ज की जगह में टेस्ट चार्ज बोलना थोड़ा ज्यादा सही होता है ना? आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको। और अगर आपको डेल्टा V के साथ में यही टर्म चाहिए तो डेल्टा V इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा U अपॉन Q। और डेल्टा U अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इट कैन बी रिटन एज Q डेल्टा V। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन आप इस तरह से कर दोगे, या फिर किसी पॉइंट पे किसी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी अगर चाहिए तो Q इंटू V करके भी हम पोटेंशियल एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखना। समझ गए कि नहीं? तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q डेल्टा V या U इज इक्वल्स टू QV के बराबर हम लिख लेंगे। तो सिंगल चार्ज पार्टिकल की भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। सिंगल चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी, सिंगल चार्ज, जैसे मान लो इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आप देख रहे हो, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी, वैसे ही इस सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी। कहाँ पे रहेगी पोटेंशियल एनर्जी? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पे रहेगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने कल की जो क्लास थी या उसके पहले की जो क्लास थी उसको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी या तो सिस्टम ऑफ चार्जेस के पार्टिकल के लिए रहेगी, या वो पार्टिकल किसी फील्ड पे हो तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। तो
यहाँ पे ये जो पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज पार्टिकल की, ये एक्सटर्नल फील्ड पे है। ठीक है, तो सिंगल चार्ज पार्टिकल की भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन कब होती है? जब वो एक्सटर्नल फील्ड पे। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। देखो थर्ड पॉइंट पे ये आ जाएगा, ये डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U अपॉन Q, या डेल्टा U इक्वल टू Q डेल्टा V, या U इक्वल टू Q इंटू V। एंड इसको और क्या लिख सकते हैं हम थर्ड पॉइंट को? डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U अपॉन Q नॉट, इट इज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम ले लिए। और डेल्टा U का मतलब क्या है बेटा? फिर डेल्टा U का मतलब होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम I to F पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये भी एक डेफिनेशन होगी। क्यों आ गई? क्योंकि डेल्टा U किसके इक्वल होता है? माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स होता है I to F ले जाने के लिए। I मतलब इनिशियल पोजीशन, F मतलब फाइनल पोजीशन। समझ गए कि नहीं? ये डेल्टा V की डेफिनेशन है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे, डेल्टा V अगर चाहिए आपको, और ऐसा भी लिख सकते हैं हम, डेल्टा V फोर्थ पॉइंट, डेल्टा V इसको इंटीग्रेशन में भी लेके जा सकते हो, I to F इट इज Fe डॉट dr पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। समझ गए कि नहीं? कोई डाउट इस पे? तो थर्ड पॉइंट बताना। थर्ड पॉइंट बेटा ये तो यही लिखा मैंने, जो इक्वेशन लिखी हुई थी आपके पास में ये वाली। और चल ठीक है, थर्ड पॉइंट ऐसे बना है, ये तो फोर्थ पॉइंट आ गया। ये पॉइंट ऐसे बना, सिंस डेल्टा U इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स टू डिस्प्लेस अ पार्टिकल फ्रॉम I to F। ये होता है कि नहीं होता? समझ गया कि नहीं? हाँ सर। हाँ, इसलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया, बिल्कुल लिंक चल रहा है, टॉपिक एक दूसरे से लिंक हो गया ऐसा। तो इस तरह से लिख सकते हो आप। तो डेल्टा V कैन आल्सो बी रिटन एज लाइक दैट, डेल्टा V कैन आल्सो बी रिटन एज लाइक दैट। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि डेल्टा U ऐसा होता है। तो याद, अगर आपको ये याद है ना, तो आप यहाँ से सारी चीजें सोच सकते हो सीधा सीधा, क्योंकि पूरा एक सीक्वेंस पे चीजें चलती हैं। हाँ, लेकिन इतना है कि भाई न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं कि इसमें से जितना हम लोग लिख रहे हैं वो पूरी की पूरी काम में आने वाली है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें काम में आती, सारी की सारी नहीं आती। अब जैसे ये तो आपको याद रखना भाई कि इसकी यूनिट क्या होती है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, कैसे निकाल दिया, वो यहीं से निकल गया। ठीक है, ये पॉइंट हो गया तुम्हारा। दूसरा पॉइंट, V इक्वल्स टू U अपॉन Q है, तो इसको आप डेल्टा V इक्वल्स टू, अगर इस साइड पे आप डेल्टा लगा रहे हो तो इधर भी डेल्टा लगा दो। ये बन गया सेकंड पॉइंट आपका यहीं से। और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये डेल्टा U इक्वल्स टू ये बन गया। और यहां से आप इसको देख सकते हो, U इक्वल्स टू किसके बराबर बन गया? Q इंटू V के बराबर बन गया। समझ गए? समझ गए कि नहीं? तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम में आएगा कि भाई किसी चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। चेंज इन पोटेंशियल अगर आपको निकालना तो वर्क डन से भी आप निकाल सकते हो, इस तरह से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। बट ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काम में नहीं आएगा, ये आएगा भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन को बनाने के लिए। स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम लोग बनाएंगे कि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितनी है, ये कैसे लिखेंगे। जैसे मान लो ये यहाँ पे पोटेंशियल कितनी इस जगह पे, तो क्या करेंगे, इस जगह पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितनी, इसके लिए कुछ डेफिनेशन पढ़े थे स्टैंडर्ड, याद है कि इस जगह पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितनी है। तो एक तरीका ये हो गया कि इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, यही पोटेंशियल है। एक तरीका ये है कि ये यूनिट मास है, मान लो इस यूनिट मास को कहां से लेके आना हमें, इस यूनिट मास को लेके आना हमें इंफिनिटी से। ठीक है, इस यूनिट मास को इंफिनिटी से लाना यहां तक। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस प्रोसेस में कितना वर्क कर रहा है वो इस जगह पे पोटेंशियल के बराबर है। तो ऐसे किसी जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी है ये बताना, तो क्या करेंगे अपन, एक यूनिट टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से लेके आएंगे उस जगह पर, और इलेक्ट्रिक
फोर्स उसमें जितना वर्क करेगा वो उस जगह पे पोटेंशियल के बराबर। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ठीक है, समझ गए कि नहीं? लेकिन बनी यहीं से, ये यहीं से बनी है ये डेफिनेशन। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, फिर अगले पेज पे जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन सर। तो अब हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाते बेटा यहाँ पे। पेज नंबर 2 अभी ना, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 आएगा अभी। पॉइंट नंबर 5, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। Electric potential at a point is defined as negative of work done by electric force to bring a unit positive test charge from infinity to that point। ये मैथमेटिकली लिखो मैंने इक्वेशन के फॉर्म पे, और वर्डिंग में कैसे लिखेंगे वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। Electric potential at a point is defined as negative of work done by electric force to bring a unit positive test charge from infinity to that point। infinity to that point, that point मतलब r, infinity to that point। अब इसमें आपने इनफाइनाइट लोकेशन पे पोटेंशियल एनर्जी को कितना मान लिया है? 0 मान लिया है, ठीक है। बाय टेकिंग इनफाइनाइट पोजीशन as reference point where potential is assumed as 0, where potential is assumed as 0। तो ये वर्डिंग में डेफिनेशन है, ये इस तरह की, दिस इज द डेफिनेशन इन वर्डिंग, कि भाई किसी जगह पे पोटेंशियल कितनी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी, कैसे बताओगे कि भाई इस जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी है? तो एक तरीका ये है पोटेंशियल बताने का उस जगह पे, ये स्टैंडर्ड है। दिस इज अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ अ पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी इसके बाद आई ना। कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है इट इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पहले वर्क की कॉन्सेप्ट है, उसके बाद एनर्जी की कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये इसको हम स्टैंडर्ड मानेंगे, ठीक है ना। अब इसमें एक और मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। क्या मॉडिफिकेशन होता है एक और? 6th पॉइंट पे, इफ इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है और वो किसके इक्वल है? नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल है ना। अगर एक्सटर्नल फोर्स ये लग रहा है एंड इट इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, देन पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से भी लिखी जा सकती है, इट इज पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना, to bring a unit positive test charge from infinity to that point। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के फॉर्म पे भी आप इसको लिख सकते हो, लेकिन ये नहीं है, ये हमेशा नहीं है। ये तभी वैलिड है जब ये वाली कंडीशन होती है, अदरवाइज ये इक्वेशन वैलिड नहीं रहेगी बेटा। ये हमेशा वैलिड, इट इज ऑलवेज वैलिड, ये फिक्स, इसको चैलेंज नहीं कर सकते हम, इट इज ऑलवेज वैलिड।
ऑलवेज वैलिड, और ये वाली कंडीशन रिस्ट्रिक्टेड मोड में वैलिड है कि भैया ये है तो ऐसा लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिख सकते। बात समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट इस पे? सर जो लास्ट सेकंड लाइन क्या लिखा है? क्या बेटा? लास्ट सेकंड लाइन। हाँ, बाय टेकिंग इनफाइनाइट पोजीशन एज रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे आपने इनफाइनाइट लोकेशन को ना रेफरेंस पॉइंट माना है, और रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल को जीरो एज्यूम किया है। देखो, इनफाइनाइट लोकेशन पे भी पोटेंशियल जीरो नहीं होगी, जरूरी नहीं है, कुछ और कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो हमने इनफाइनाइट लोकेशन को जीरो पोटेंशियल मान लिया है, रेफरेंस पॉइंट मान लिया कि भाई जीरो पोटेंशियल कहाँ पे ले ले, तो हमने वो रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे ले लिया है, इंफिनिटी पे रेफरेंस पॉइंट मान लिया है इस डेफिनेशन में भी। समझ गए कि नहीं? सर हाँ बोलो कुणाल। सर पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है? देख, पोटेंशियल एनर्जी अलग फिजिकल क्वांटिटी है जो एनर्जी से रिलेटेड है सीधा सीधा, और पोटेंशियल ये अलग फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप इस तरह से डिफाइन करते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि जैसे मास और डेंसिटी में क्या फर्क है ना, बात समझ गए कि नहीं? मास और डेंसिटी। हेलो कुणाल। हाँ सर। हाँ, जैसे मास और डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? यूनिट वॉल्यूम का मास, और हाँ मास सर। मतलब ओवरऑल, भाई कितना हमें नहीं पता मास के लिए, लेकिन यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, मतलब वो हो गया डेंसिटी वाला पार्ट। तो ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी तो भाई पूरे सिस्टम के लिए, पूरे कॉन्फ़िगरेशन के लिए हो गया, पूरा ब्रॉड सेंस पे हो गया। एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज अगर हम ले ले तो वो टर्म बनता है आपका पोटेंशियल। तो मैंने कंपेयर करने के लिए बताया हूँ ये डेफिनेशन, इस तरह से कंपेयर, आप इस तरह से कंपैरिजन हो सकते हो, क्योंकि दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं। समझ गए ना? दोनों को डिफाइन अलग अलग तरह से कर रहे हैं। तो जैसे डेंसिटी और मास रिलेटेड हैं, तो वैसे ही आप इसको भी समझ लो कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड हो गए। पोटेंशियल एनर्जी ब्रॉड सेंस पे हो गए, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल हो गया। समझ गए कि नहीं? थोड़ा थोड़ा। समझ गए कुणाल? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ गया। थोड़ा थोड़ा समझ गए? पक्का? हाँ सर। अच्छा ये बता, डेंसिटी को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ गई? मास से काम नहीं चल रहा था क्या हमारा? सर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में फाइंड करने के लिए, हाँ, मास को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में फाइंड करने के लिए डेंसिटी पड़ेगा सर। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, देख इसका जवाब भी फिर तेरे पास ही छुपा हुआ है कि अगर हमें डेंसिटी पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ी, क्या मास से काम नहीं चल रहा था क्या? सर मास बहुत ज्यादा पड़ रहा था। हाँ, मास बहुत ज्यादा पड़ रहा था, बराबर, बिल्कुल सही। अगर हमें छोटे से पोर्शन पे देखना, जैसे इस रूम पे एयर की डेंसिटी कितनी है, ये फिजिबल टर्म है ना, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि इस रूम पे मास कितना है एयर का, ये फिजिबल है क्या? नो सर। यूनिट वॉल्यूम का मास कितना, ये फिजिबल है। भाई हमने एक यूनिट वॉल्यूम ले लिए, वेदर इट इज 1 मीटर क्यूब और 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मिलीमीटर क्यूब, उसमें कितना मास है, तो उससे भी बहुत सारी चीजों को डिफाइन करने में आसान हो जाता है। तो वैसे ही अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को सोचें तो फिर तो कितने सारे चार्ज पार्टिकल किस किस के लिए काउंट करते हैं। बात समझ गए कि नहीं? हाँ सर। तो हमें अगर यूनिट चार्ज पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो अगर पता चल गया, तो हमारे लिए बहुत सारे कैलकुलेशन कैसे हो जाएंगे? इजी। इजी हो जाएंगे। इसलिए इसको पढ़ने की जरूरत पड़ी। तो पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी ये समझ गए, और फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग कैसे हैं वो भी समझ गए कि नहीं है? हाँ सर। हाँ, क्लियर हो गया अभी कि नहीं? हाँ सर, हो गया। ओके, तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन कौन सी है? ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन। तो अगर डेफिनेशन की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी डेफिनेशन बनाती है, व्हाट इज द पोटेंशियल एट अ पॉइंट, तो वो ये डेफिनेशन है। और जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, वो 12th एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। जैसे 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ गया, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, तो कैसे डिफाइन करोगे? इस तरह से डिफाइन करोगे। एसआई यूनिट कैसी होती है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, वो भी हमने लिख दिया। ठीक है, लेकिन स्टेट बोर्ड में ये टॉपिक 11th में दिया हुआ है इतना, तो स्टेट बोर्ड के बोर्ड एग्जाम के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ कॉम्पिटिशन के लिए तो ये जरूरी है पढ़ना। ठीक है ना? तो कॉम्पिटिशन के लिए भी आपको डेफिनेशन इस तरह से ध्यान पे रखना। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट अभी?
हेलो, कोई डाउट? नो सर। अब इसको, ये वाली जो डेफिनेशन थी ना, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो क्या, ये 6 पॉइंट में मैं ले लूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन by electric force to bring a test charge from infinity to that point. इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि अपन इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू आर एफ ई डॉट डी आर डिवाइडेड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ऐसा भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? सीधा सीधा, मतलब इतनी लंबी चौड़ी कहानी मत लिखो, सीधा ऐसा लिख दो, तब भी यही मतलब है। हेलो, यही मतलब है कि नहीं? आप इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं लिखो, माइनस ऑफ वर्क डन बाय दिस, अगर आपने इतना भी लिख दिया तो भी यही काम आएगा ना, इसी को बताएगा ना। हेलो, अरे समझ गए? यस सर। बेटा वर्क डन किसके बराबर लिखते हो? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हो कि नहीं? तो अगर इसकी जो लिमिट है भाई, आप इंफिनिटी से आर तक लेके आ रहे हो, तो ये इंफिनिटी से आर आपने लिमिट लगा दी है यहाँ पे, तो ये वर्क डन का जो टर्म है इसको आप इस तरह से लिख सकते हो यहाँ पे। क्लियर हो गया? हेलो, क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ, तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, अगले पेज पे जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। सर इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देख कैसे लिखेंगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज किसके बराबर होता है? फील्ड। फील्ड के बराबर होता है, तो हम उसी पे आने वाले हैं, तो अब इसको फील्ड के फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, अब उसी के फॉर्म पे आ रहे हैं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आगे बढ़ेंगे। हो गया? हो गया क्या? यस सर। हाँ सर। तो जो लास्ट की स्टेप आई है, पेज नंबर 3 आएंगे अपन, 7th पॉइंट आ जाएगा। ये जो लास्ट का टर्म आया है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फिर हम तो, है ना? लास्ट वाला जो टर्म है ना उसको ऐसे लिख देंगे अपन, v इज इक्वल्स टू, क्योंकि आपके पास ये इंफिनिटी टू आर एफ ई डॉट डी आर डिवाइडेड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, है ना? तो यहाँ पे सिंस इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज विल बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारा काम और आसान हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज फ्रॉम इंफिनिटी टू आर ई डॉट डी आर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समझ गए कि नहीं? हेलो, इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इंफिनिटी टू आर ई डॉट डी आर विद नेगेटिव साइन, समझ गए बेटा? हेलो सर, लास्ट वाले स्टेप बताना एक बार। देख, ये तो हो गई पुरानी वाली स्टेप, फोर्स अपॉन चार्ज किसके बराबर होता है? ई के बराबर होता है। तो ये वाली जो स्टेप है पूरी, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं अपन, फोर्स अपॉन चार्ज मतलब ई, तो फोर्स अपॉन चार्ज की जगह पे क्या लिख देंगे हम? हेलो, चलिए सर समझ गया। इंफिनिटी टू आर, मैं यहाँ पे लिख दूं इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज डॉट डी आर, तो इसका मतलब पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है फ्रॉम इंफिनिटी टू आर किसमें रिड्यूस हो गया, ये ई डॉट फील्ड में डी आर, ये ऐसा फील्ड में रिड्यूस हो गया, है ना? और पॉइंट नंबर 8, एक बात ध्यान देना, अगर आपको डेल्टा भी निकालना है तो इसको फील्ड के साथ में इसी तरह से निकाल सकते हो, ई डॉट डी आर ले लो और ये लिमिट अब आई से लेकर एफ तक ले लो, है ना? कहां से कहां तक लेना, तो डेल्टा भी निकल जाएगा, ई डॉट डी आर, ठीक है? और ये जो ई डॉट डी आर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कंपोनेंट फॉर्म पे है, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, तो बेटा ई डॉट डी आर डायरेक्ट लिख दूं मैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस
ई जेड डी जेड। ठीक है, फिर आ जाएंगे हम लोग 9th पॉइंट पे। अगर डेल्टा वी की जगह डी भी लिख दूं तो ये टर्म आप इंटीग्रेशन हट के क्या बचेगा, माइनस ई डॉट डी आर बचेगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, dv is equals to माइनस ई डॉट डी आर भी लिख सकते हो इसको। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको ये काम में आता है, ये है ना। और अभी इसको आप लिख सकते हो माइनस ई डी आर कॉस थीटा के फॉर्म में। तो दिस इज dv, पॉइंट नंबर 10 है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dv डिवाइडेड बाय dr इनटू cos थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं ऐसा? हेलो, ऐसा लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंच गए अपन, पोटेंशियल से अब फील्ड के कन्वर्जन में आ गए। भाई पोटेंशियल से फील्ड निकालना है तो कैसे निकालोगे, ये एक तरीका आ गया। और पूरा कंपोनेंट फॉर्म पे निकालना तो वो भी मैं बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं अपन। स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर, ले ले। यहां तक कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। यहां तक कोई डाउट है क्या? तो 8th वाले में जो फाइनल इनिशियल एनर्जी, सॉरी फील्ड के लिए है ना। हाँ, इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, मतलब इनिशियल पोजीशन कुछ रहेगी, वहां से फाइनल पोजीशन कहां तक जा रहे हैं, तो उस ड्यूरेशन में कितना पोटेंशियल में चेंज आ रहा है। ठीक है, वो तो क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर आएगा फिर, अभी नहीं बनेगा। ठीक है, यस सर। पहले तो मैं पूरे फार्मूले यहाँ पे लिख, हम लोग समझ ले रहे हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, हो गया इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया? पॉइंट नंबर 11, अगर मान लो थीटा इज 0, थीटा इक्वल्स टू अगर 0 है तो फिर बेटा E इज इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dr। ये भी जैसे पोटेंशियल एनर्जी में हमने डिफाइन किया था, बिल्कुल वैसी कहानी आ गई। फोर्स इक्वल्स टू माइनस du अपॉन dr, जैसे डिफाइन किया था बिल्कुल वैसे ही। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस साइड पे होगा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल में सबसे ज्यादा कमी है। नेगेटिव साइन shows that electric field is along where maximum decrease in potential। जिस डायरेक्शन पे जाने पे पोटेंशियल पे मैक्सिमम डिक्रीज होगा उस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, एंड ये तो हो गया आपका डायरेक्ट जब r का फंक्शन है। और अगर मान लो ये x y z का फंक्शन है तो फिर एक और फार्मूला बनेगा। क्या फार्मूला आएगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आल्सो गिवन बाय इन वेक्टर फॉर्म नेगेटिव साइन i कैप dv अपॉन dx प्लस j कैप dv अपॉन dy प्लस k कैप dv अपॉन dz। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे अगर ex निकालना है तो माइनस dv अपॉन dx, ey निकालना है तो माइनस dv अपॉन dy, और ez निकालना है तो माइनस dv अपॉन dz। और टोटल फील्ड अगर चाहिए आपको तो इट इज ex i कैप प्लस ey j कैप प्लस ez k कैप, इस तरह से आप निकाल दोगे। ठीक है, समझ गए इतना कि डाउट है कुछ? हेलो, समझ गए या डाउट है? हेलो, समझ गए या डाउट है कुछ? जल्दी बोलो। समझ गया सर। स्क्रीनशॉट लो बेटा इस पेज का। ले लिए स्क्रीनशॉट? ले लिए? देखो ये यस सर। इससे ना बहुत क्वेश्चन सॉल्व होते डायरेक्ट आपके। अगर आपको पोटेंशियल वाली लाइन पता है
तो पोटेंशियल वाली लाइन से भी आप फील्ड निकाल सकते हो। ठीक है, पोटेंशियल वाली लाइन अगर आपको पता है तो पोटेंशियल वाली लाइन से आप फील्ड निकाल सकते हैं। इस प्रकार से ये स्लोप बन रही है ना, डीवी अपॉन डी आर, डीवी अपॉन डी आर स्लोप बन रही है यहाँ पे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतने सारे फार्मूले की जरूरत नहीं है आपको, ये तो पूरा डेफिनेशन अब इसके लिए आ गया। मैं पेज नंबर 5 पे समराइज कर देता हूं इनको सभी को। अगर हम इसको पूरे को समराइज कर लें, यहाँ पे मैं नोट पे लिख दूं पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर मैं लिख दूं डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स शॉर्ट फॉर्म पे, या फिर इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम आई टू एफ ई डॉट डी आर। ठीक है, आप ऐसा लिख दो या ऐसा लिख दो, एक ही बात है। या फिर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिए तो नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, है ना। आप दोनों तरह से लिख सकते हो भाई। क्लियर हो गया। फिर दूसरा पॉइंट ये आएगा इस पे कि फोर्स अगर आपको निकालना है तो दैट इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर लिख दो, और अगर फोर्स को वेक्टर फॉर्म पे निकालना है तो इट इज नेगेटिव ऑफ आई कैप डी यू अपॉन डी एक्स प्लस जे कैप डी यू अपॉन डी वाई प्लस के कैप डी यू अपॉन डी जेड। ठीक है, बाकी आपको कैलकुलेशन करने। फिर ये स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अधिकतर बस इतने में ही हमारे पूरे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगर आपको देखना है फर्स्ट पॉइंट, तो पोटेंशियल इज U अपॉन Q, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज Q इंटू V, या फिर यहाँ पे अगर आपको क्या चाहिए डेल्टा U चाहिए तो इट इज Q इंटू डेल्टा V आप कर दोगे। दूसरा पॉइंट जो कैलकुलेशन करने के लिए आपको आएगा, डेल्टा V अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम I टू F, इसको क्या लिखोगे E डॉट डी आर। E डॉट डी आर मतलब EX dx प्लस EY dy प्लस EZ dz। ऐसे ही FE डॉट डी आर मतलब FX dx प्लस FY dy प्लस FZ dz होगा। ठीक है, एंड देन डेल्टा V के बाद में थर्ड पॉइंट ये आप इस तरह से लिख दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको चाहिए तो माइनस dV अपॉन डी आर, और अगर वेक्टर फॉर्म पे चाहिए तो आई कैप dV अपॉन डी एक्स प्लस जे कैप dV अपॉन dy प्लस k कैप dV अपॉन dz। तो जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बस हमको लगभग इतने फार्मूले काम में आते हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गया बेटा? कोई डाउट? बोलो भाई, कोई डाउट है यहाँ तक? न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए लगभग आपको इतने फार्मूले काम में आएंगे। समझ गए कि नहीं? हेलो, स्क्रीनशॉट लो इसके। यस सर। पेज नंबर 6 पे आते हैं। अब एक और यूनिट में डिफाइन कर दूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। पेज नंबर 6। अब दिस इज पेज नंबर 6। एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पे, क्वेश्चन भी समझ सकते हो। व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? क्या आंसर आएगा इसका? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट टू
मेजर, किसको मेजर करने की यूनिट है? मेजर एनर्जी, एनर्जी को मेजर करने की यूनिट है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है 1.6 10 टू द पावर -19 जूल। ठीक है। और सम टाइम 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आपको कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा मतलब 10 टू द पावर 6, 1.6 10 to the power -19 joule. So it is 1.6 into 10 to the power -13 joule is 1 mega electron volt. अगर आपको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना तो क्या करोगे? 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.6 10 टू द पावर -19 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये इसमें कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना? इससे डिवाइड करोगे तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ पे ये 1 जूल, 1 जूल कितना? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to the power -19। तो जितनी भी जूल में एनर्जी उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना, तो फिर इस तरह से कन्वर्ट करोगे। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर जूल में जाना तो इस तरह से कन्वर्जन करोगे। बट ये है क्या? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 electron volt is kinetic energy gain or lose by electron in moving in 1 volt potential difference in electric field। 1 volt potential डिफरेंस, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में काइनेटिक एनर्जी गेन या लूज अगर इलेक्ट्रॉन करता है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। अब ये गेन और लूज का फंडा क्यों लगाना पड़ा हमें कि मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर पे, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है, ये हम लोग आगे देखेंगे। बट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन नेचुरली किधर चलता है? इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन नेचुरली इधर चलेगा और इस साइड पे अगर आएगा ये, तो इसकी स्पीड इस साइड पे आने पे बढ़ेगी। ठीक है। और मान लो ये जो डिफरेंस है ये किसके बराबर? यहाँ पे 1 वोल्ट के बराबर डिफरेंस है। तो यहां से इधर अगर ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है नेचुरली, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन यहां से किस साइड पे जाता है? फील्ड के डायरेक्शन पे अगर जाता है, तो फिर बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इस केस पे डिक्रीज होगी। तो फील्ड के अपोजिट चलने पे काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, फील्ड के डायरेक्शन पे चलने पे काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा। और ये जो डिफरेंस है यहाँ पर का, ये सपोज 1 वोल्ट है। ठीक है, दिस डिफरेंस इज 1 वोल्ट। तो इधर पे काइनेटिक एनर्जी जाने पे डिक्रीज होगी और इस साइड पे आने पे इंक्रीज होगी। तो ये ध्यान रखना, ये है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए कि नहीं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? हेलो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ गए या नहीं? 1 सॉरी, इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला डायग्राम फिर से समझा। देख इलेक्ट्रॉन नेचुरली किधर चलेगा? इलेक्ट्रॉन की स्पीड किस साइड पे बढ़ेगी? फील्ड के डायरेक्शन में चलने पे कि फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलने पे? हेलो, इलेक्ट्रॉन, अपोजिट। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन पे चलने पे स्पीड बढ़ेगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा? फील्ड के अपोजिट लगेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन को फील्ड के डायरेक्शन में लेके जाना है तो उसकी स्पीड क्या होने लगेगी? उधर पे कम होने लगेगी। समझ गए? नो सर, हाँ, नहीं समझा सर। नहीं समझा बेटा? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट फोर्स क्यों लगेंगे हाँ, सर? फील्ड के अपोजिट क्यों लगेगा वही पूछना था। अच्छा, फील्ड के अपोजिट क्यों लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम फील्ड पे रख दें तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है बेटा? यही रहता है कि नहीं रहता?
हाँ सर। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है? फील्ड के डायरेक्शन पे। और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे। तो इस साइड पे इस पे फोर्स लगेगा, इस साइड पे इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन है तो, समझ गए? और अगर इसी साइड पे आ रहा है तो स्पीड बढ़ेगी, और इस साइड पे जा रहा है तो स्पीड डिक्रीज होगी, क्योंकि फोर्स अपोजिट लगेगा। अभी समझ गया? हेलो? सर अगर प्रोटॉन रहता तो? अगर प्रोटॉन रहता तो इसका उल्टा हो जाता, अगर प्रोटॉन रहता तो इसका उल्टा हो जाता, समझ गए? हाँ सर। हाँ, बट डेफिनेशन में 1 प्रोटॉन वोल्ट नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना? तो इलेक्ट्रॉन से ही इसको डिफाइन करेंगे, समझ गए कि नहीं? बट प्रोटॉन के लिए भी यही आता, अगर आप इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन रख देते तब भी यही रहता, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाते बस। ठीक? हेलो? अरे समझ गए? हेलो? समझ गए कि नहीं? वो HP मतलब हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल है ना? हाँ, HP मतलब हायर पोटेंशियल, LP मतलब लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल किधर रहती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड किधर चलती है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ये कैसे पता चला? ये जो E इक्वल्स टू अपन ने लिखे थे ना, -dV/dr लिखे थे कि नहीं? हेलो? यस सर। तो उससे ये पता चल रहा हमको कि भाई फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल सबसे ज्यादा कम होगी। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से किधर बनाएंगे अपन? लोअर पोटेंशियल की तरफ बनाएंगे, समझ गए? हेलो? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी का अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? समझ गए इतना कि डाउट है कुछ? हेलो? समझ गया सर। ठीक है, क्लास एंड कर दूं मैं फिर? क्लास यस एंड सर। कर दूं? बाय सर। बाय। हाँ बोलो अंशु।